Bismillahirrahmanirrahim. Capacitor combinations. The first thing we want to know कि why we study capacitor combination. हम कैपेसिटर्स को डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि सीरीज या पैरेलल। लोअर क्लासेस में भी आप लोगों ने कैपेसिटर कॉम्बिनेशन पढ़े, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर या पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, तो हम ये कैपेसिटर कॉम्बिनेशन पढ़ते ही क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, ये समझना जरूरी है। आप लैब में गए फॉर एग्जांपल और आपके पास बड़े बड़े कैपेसिटर्स अवेलेबल हैं लेकिन छोटा कैपेसिटर नहीं है। अब आपको तो छोटा कैपेसिटर चाहिए, तो आप ये तो नहीं करेंगे कि आप दोबारा बाहर जाएंगे या कंपनी को ऑर्डर करेंगे या किसी शॉप से जाके वो छोटा कैपेसिटर लेके आएंगे। फिजिक्स आपको इसका एक हल दे रही है कि अगर आप लैब में गए और बड़े कैपेसिटर्स हुए लेकिन छोटा कैपेसिटर ना हुआ, तो आप ऐसा करें कि उन बड़े कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट कर लें। तो अगर आपने बड़े कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट किया तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कम हो जाएगी। तो बड़े कैपेसिटर से छोटा कैपेसिटर हासिल करने के लिए आप कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं। द कन्वर्स इज आल्सो ट्रू। दूसरी प्रॉब्लम भी तो हो सकती है कि हम लैब में जाएं और बड़े छोटे छोटे कैपेसिटर्स हों लेकिन बड़ा कैपेसिटर ना हो। तो ऐसे हालात में हम कैपेसिटर्स को कैसे कनेक्ट करें तो बड़ी कैपेसिटर्स मिल जाएगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अब लेआउट हमारे पास ये है, ठीक है, कि कैपेसिटर्स को दो तरीकों से कनेक्ट किया जा सकता है। एक है series combination of capacitors and the other one is parallel combination of capacitors। और अब हमें रीजन भी पता है कि हमें अगर कैपेसिटर को सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है तो इसके बिहाइंड रीजन क्या होगा, ऐसा करने की जरूरत क्यों है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्यों पढ़ते हैं? in order to get small capacitance from large capacitances। और यहाँ पे क्या लिखेंगे? in order to get large capacitance from small capacitance। ठीक है, अच्छा, ना सिर्फ ये हम समझेंगे बल्कि अब ये भी समझेंगे कि इन कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज क्या है, इन कॉम्बिनेशंस के मजीद फायदे क्या हैं। सबसे पहले स्टडी करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्या है? नो प्रॉब्लम। सो लेट्स स्टार्ट विद सीरीज कॉम्बिनेशन। अच्छा, सीरीज कॉम्बिनेशन को जनरली हम कैसे डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स कब सीरीज में कनेक्टेड होंगे? व्हेन देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज, व्हेन देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ करंट। हम क्या कहेंगे कि हमारे पास सर्किट एलिमेंट्स सीरीज कॉम्बिनेशन में उस वक्त कनेक्टेड हैं जब हमारे पास देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज या करंट। तो पहली प्रॉपर्टी इसकी ये होगी, there is only one path for the flow of charge। अच्छा, अब इन सर्किट एलिमेंट्स को या इन कैपेसिटर्स को ऐसे तरीके से कनेक्ट करते हैं कि हमें ये डिजायर्ड प्रॉपर्टी मिल जाए। so let's have that property। कंसीडर कीजिए कि मेरे पास ये एक कैपेसिटर है, ये मेरे पास दूसरा कैपेसिटर और ये मेरे पास तीसरा कैपेसिटर, एंड आई एम कनेक्टिंग देम इन सीरीज।
to a voltage source V. This is a positive, this is a negative terminal, और ये है voltage source V. अच्छा, इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को C1 कहते हैं. इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ ताकि मैं शो करूँ कि इसकी प्लेट्स का एरिया ज़्यादा है. C2 कह दें. इसको भी इसी तरह एक्सटेंड करूँ ताकि मैं शो कर सकूँ कि इसकी प्लेट्स का एरिया सबसे ज़्यादा है. C3. तीनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस एक दूसरे से डिफरेंट है, और आप डायग्राम में भी ये रिलेशन देख सकते हैं कि C3 इज ग्रेटर देन C2 इज ग्रेटर देन C1. अच्छा, अब क्योंकि सर्किट क्लोज है, यहाँ से चार्ज फ्लो करना शुरू करेगा, या आप ये कह सकते हैं कि अगर कन्वेंशनल करंट यहाँ से करंट ड्रॉ हो, यानी यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ होंगे, तो इस एरो को मिटा देते हैं, इसकी फिर हमें ज़रूरत नहीं. यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन ड्रॉ होगा तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है. द इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज नियर अ मेटालिक प्लेट इज टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स ऑन द सरफेस. यहाँ पे नेगेटिव चार्ज अपेयर होगा. अगर इस प्लेट के सरफेस पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, लेकिन ये इस प्लेट के साथ कनेक्टेड है कि नहीं? तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इसके नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स छीन लेगा. इससे जब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे पहुंचेगा तो दिस चार्ज इज न्यूट्रलाइज्ड. ठीक है. अच्छा, इसमें जब पॉजिटिव चार्ज अपेयर हुआ है तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव. यहाँ पे जब पॉजिटिव चार्ज अपेयर हुआ है तो ये तो इसके साथ कनेक्टेड है, तो ये क्या करेगा? इससे एक नेगेटिव चार्ज ले लेगा. वो नेगेटिव चार्ज जब यहाँ पे पहुंचेगा तो इसे न्यूट्रलाइज कर देगा. अब यहाँ पे कौन सा चार्ज है? यहाँ पे नेगेटिव अपेयर होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव. अब यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन लिया गया था, बैटरी उस इलेक्ट्रॉन को लाके यहाँ पे डिपॉजिट करेगी, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा. अब इस तरह चार्जिंग का प्रोसेस जारी है. यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव, 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 पॉजिटिव, नेगेटिव. ये कैपेसिटर जैसे ही फुली चार्ज होगा, सर्किट में करंट स्टॉप हो जाएगी. अब फुली चार्ज कैपेसिटर एक्ट्स लाइक एन इंसुलेटर फॉर डायरेक्ट करंट. क्योंकि ये चार्ज हो गया तो ये मजीद चार्ज तो फिर होने नहीं देगा. तो देखो, ये फुली चार्ज हो गया, लेकिन इट इज स्टिल अनचार्ज. इट इज स्टिल अनचार्ज. तो अगर ये अकेले अकेले इस वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट होते तो ज्यादा चार्ज स्टोर होता कि नहीं? अब जब ये सीरीज कॉम्बिनेशन में आए हैं तो ओवरऑल चार्ज क्या हो गया? कम हो गया है. तो कैपेसिटेंस बढ़ी है कि ज्यादा हुई है? कम हो गई है. ठीक है. अच्छा, लॉजिकली अब हम चल रहे हैं, इसके पीछे हमें एक रीजन मिल गया. अच्छा देखो, सेकेंड प्रॉपर्टी मुझे ये नजर आ रही है जी, आखिर में बता दूंगा, वेट करिए. यहाँ पे जो नेट चार्ज है Q, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू Q1 विल बी इक्वल टू Q2 विल बी इक्वल टू Q3. ठीक है. यहाँ पर जो Q की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू, जो नेट चार्ज है वो किसी भी एक प्लेट के चार्ज के बराबर है. अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन पैदा होता है. स्टूडेंट ये पूछने की कोशिश करेंगे कि सर इसके ऊपर भी Q अमाउंट ऑफ चार्ज है, इसके ऊपर भी Q अमाउंट ऑफ चार्ज है, और इसके ऊपर भी Q अमाउंट ऑफ चार्ज है, तो व्हाई नॉट कि हम कहें कि नेट चार्ज इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3. यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को यही होती है, वो ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते. वो कहते हैं नेट चार्ज इन तीनों कैपेसिटर्स के चार्ज के सम के बराबर होना चाहिए. इसका जवाब देखिए, मैं डायग्राम को रीड्रॉ कर रहा हूँ. ठीक है. ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव. अच्छा, यहाँ पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव है. और इस प्लेट पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव है. ठीक है. अच्छा, अब इनर प्लेट्स को देखिए. यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव. ठीक हो गई बात. अच्छा, और से देखिएगा. अच्छा, क्या आप बिलीव करते हैं कि ये सेट एक डायपोल है? क्या आप बिलीव करते हैं कि ये सेट एक डायपोल है? ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के इम्पैक्ट को रूल आउट कर देगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव के इम्पैक्ट को रूल आउट कर देगा. ठीक है. तो दरमियान से ये दो हटा दें. जब मैं इन दोनों को हटाऊंगा तो सिर्फ ये और ये वाली प्लेट बचेगी, और इन सब पे सेम चार्ज था कि नहीं? तो फिर नेट चार्ज इन तीनों के सम के बराबर होना चाहिए या सिर्फ इनके? समझ आई नहीं? अच्छा सबर, अब देखो एक और काम करता हूँ. मैंने ये मिटाना है लेकिन मैंने मिटाया नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट मुझे अब ये भी कहेंगे कि सर
ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपने न्यूट्रलाइज किया है, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपने न्यूट्रलाइज किया है, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों नहीं न्यूट्रलाइज किया? कनेक्टेड नहीं है। एक्सीलेंट। ये देखो, ये पॉजिटिव और नेगेटिव न्यूट्रलाइज क्यों है? क्योंकि ये कनेक्टेड है। ये क्यों न्यूट्रलाइज हुए? क्योंकि कनेक्टेड है। लेकिन ये तो दोनों इंसुलेटेड है ना, इसलिए आप इनको नहीं न्यूट्रलाइज करवा सकते एक दूसरे से। तो अब बताओ नेट चार्ज कितना है? Q के बराबर है कि नहीं? इज इट क्लियर? अच्छा, अब एक और जबरदस्त एक्सप्लेनेशन देखो। हमने क्या कहा था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस बढ़ेगी या कम होगी? ये बताइए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट A ओवर D होती है। बताओ इन दोनों प्लेट्स के दरमियान फासला बढ़ा है कि कम हुआ है? बढ़ा है। सो द कैपेसिटेंस विल डिक्रीज। इज इट क्लियर? ओके, लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग। थर्ड प्रॉब्लम। मैंने यहाँ पर जो वोल्टेज अप्लाई की है, वोल्टेज का क्या मतलब होता है? बेसिकली जूल पर कूलम। तो हर एक कूलम ऑफ चार्ज को कुछ जूल ऑफ एनर्जी दिया जाता है ताकि वो इन प्लेट्स के ऊपर डिपॉजिट हो जाए। वर्क डन कर लिया। यहाँ पे वर्क डन किसके खिलाफ हो रहा है? देखो, इस प्लेट पे पहला पॉजिटिव चार्ज अपेयर हुआ तो नो प्रॉब्लम, लेकिन दूसरा पॉजिटिव चार्ज लेके आएंगे तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो हर अगला पॉजिटिव चार्ज जब आएगा तो बैटरी को वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं, उस रिपल से फोर्स को ओवरकम करने के लिए। तो बैटरी क्या कर रही होती है? इन चार्जेस को डिपॉजिट करने के लिए वर्क डन कर रही होती है। समझ आई? तो फिर इस बैटरी की एनर्जी का कुछ हिस्सा यहाँ पर, कुछ हिस्सा यहाँ पर और कुछ हिस्सा यहाँ पर यूटिलाइज हो जाएगा। यानी नेट वोल्टेज ड्रॉप जब मैं लिखूंगा तो मैं लिखूंगा कि नेट वोल्टेज ड्रॉप इज द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ऑल द कैपेसिटर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन की एक और प्रॉपर्टी, यहाँ पे करंट तो सेम रहती है लेकिन वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। करंट सेम रहती है लेकिन वोल्टेज डिवाइड होती है। अब यहाँ पे एक और सवाल बनता है, सर ये समझ नहीं आई कि वोल्टेज डिवाइड कैसे हुई है? क्यों डिफरेंट कैपेसिटर्स के क्रॉस वोल्टेज डिफरेंट है? लेट्स गो टू द कैपेसिटर इक्वेशन। कैपेसिटर इक्वेशन Q इज इक्वल टू CV। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? तो V इज इक्वल टू C। अब देखो सब पे क्या सेम है? चार्ज तो सब पे सेम है ना। अगर सबके क्रॉस सबकी कैपेसिटेंस भी सेम होती तो फिर सबका वोल्टेज ड्रॉप भी सेम होता। तो क्योंकि सबकी कैपेसिटेंस डिफरेंट है तो सबके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी डिफरेंट होगा। इसीलिए मैंने डिफरेंट वोल्टेज ड्रॉप लिखी। इधर एक और बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है, इस पे कंसंट्रेट कीजिएगा। मुझे स्टूडेंट्स आप लोग ये बताइए कि सबसे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप कौन से कैपेसिटर के क्रॉस आएगा? सबसे बड़े वाले या सबसे छोटे वाले? सबसे बड़े वाले कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप सबसे ज्यादा होगा। ये लिख लेंगे, गलत है। आपने ये बात नोट नहीं की इधर? V is inversely proportional to C when Q is kept। सबसे ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप सबसे छोटे कैपेसिटर के क्रॉस आएगा। ये तो मैथमेटिक्स है, लॉजिक की तरफ आओ। लॉजिकली ऐसा क्यों है? मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे चार्जेस के दरमियान रिपल्जन ज्यादा है या यहाँ पर? छोटे कैपेसिटर के ऊपर जब आप सेम अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करेंगे तो वहाँ पे रिपल्जन बहुत ज्यादा होगी और बैटरी को ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा। समझ आई कि नहीं आई? इसीलिए यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप सबसे ज्यादा होगा। इज इट क्लियर? अच्छा, अब ऐसा करते हैं, इस इक्वेशन में कैपेसिटर इक्वेशन के मुताबिक वैल्यूज पुट करते हैं। यानी V इज इक्वल टू Q बाय C। इन तमाम इक्वेशंस में वैल्यूज पुट करेंगे। V नेट बराबर होगा नेट चार्ज डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज, जिसको मैं CS से शो करता हूँ। ठीक है, आप इसको CEQ से भी शो कर सकते हैं। EQ का मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होती है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वो कैपेसिटेंस होती है जो इन तीनों को रिप्लेस करने के बाद हासिल होगी। वो एक सिंगल कैपेसिटर जो इन तीनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटी के बराबर कैपेसिटेंस प्रोवाइड करे, उसे हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट कैपेसिटर कहेंगे। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया Q नेट ओवर C इक्विवेलेंट। यहाँ पे क्या पुट करेंगे? Q1 बाय C1, Q2 बाय C2 प्लस Q3 बाय C3। ठीक है, लेकिन हम तो जानते हैं Q1, Q2, Q3 किसके बराबर है? Q के। तो यहाँ पे सबको रिप्लेस कर देते हैं किससे? Q से। So we'll replace Q by C equivalent is equal to Q by C1 plus Q by C2 plus Q by C3। ठीक है? अच्छा, इसमें क्या कॉमन है? इसको कॉमन ले लेते हैं। तो Q by C equivalent is equal to Q
1 over C1 plus 1 over C2 plus 1 over C3. They both cancel out. You get 1 by C equivalent is equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3. यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल, मैं सिर्फ मैथमेटिक्स को ट्रांसलेट कर रहा हूँ। सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये क्या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल इट इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ईच कैपेसिटर या ऑल कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। अच्छा, इसका मतलब समझते हैं, फिजिकल मीनिंग इसका क्या है? ये हमें एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। ऐसा करते हैं, दो कैपेसिटर लेते हैं ताकि केस को सिंप्लीफाई करके स्टडी कर सकें। कंसिडर कीजिए कि 1 by C equivalent is equal to 1 over C1 plus 1 over C2. As a special case, I'll take C1 is equal to C2 is equal to C। मैं कह रहा हूँ दोनों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस बराबर है, तो 1 by C equivalent क्या रिजल्ट देगा? 1 over C plus 1 over C is equal to C LCM आएगा 1 plus 1 is equal to 2। अच्छा, तो C equivalent किसके बराबर होगा? C by 2। अच्छा, फर्ज कीजिए कि अगर हर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफेराड होती, तो अब बताइए इक्विवेलेंट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होती? 4 माइक्रोफेराड डिवाइडेड बाय द रिजल्ट इज 2 माइक्रोफेराड। कॉन्सिक्वेंस क्या है? कॉन्सिक्वेंस ये है कि जब आप कैपेसिटर्स को सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस किसी भी इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से कम होगी। समझ आएगी नहीं आई? अब हमारे पास जो दो कैपेसिटर पैरेलल सीरीज में कनेक्टेड थे, ये देखो, ये एक था, ये दूसरा था, इसकी कैपेसिटेंस 4, इसकी कैपेसिटेंस 4, लेकिन इनका जो इक्विवेलेंट है उसकी कैपेसिटेंस, तो देखो क्या ये इक्विवेलेंट इन दोनों से कम है कि नहीं? ये हमारे पास कंक्लूजन थी। इज इट क्लियर? ओके। अच्छा, अब अगर आपने यहाँ पे दो कैपेसिटर लिए थे और रिजल्ट C/2 आया है, तो मैं आपको कहता हूँ बताएं 3 कैपेसिटर्स के लिए क्या रिजल्ट होगा? C/3। अच्छा, 4 कैपेसिटर्स के लिए, अच्छा 5 कैपेसिटर्स के लिए, इन सब कैपेसिटर्स पे शर्त क्या है कि इन सब की कैपेसिटेंस सेम हो। तो फिर मैं लिख सकता हूँ फॉर n number of equal capacitors C equivalent is equal to C over। अच्छा, अब ये शॉर्टकट टूल है कि अगर आपने 3 कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया हुआ है सीरीज कॉम्बिनेशन में और उनकी कैपेसिटर्स बराबर है, तो इक्विवेलेंट सिंपली क्या होगा? C/3। 4 को कनेक्ट किया हुआ है और सबकी कैपेसिटर्स बराबर है, तो C/4। ठीक है जी। स्टडी करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां से जो प्रॉपर्टीज हैं अगर आप उनको चेंज कर लें, इन्वर्ट कर लें, तो ये बन जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ, यहाँ पे क्या लिखेंगे? देयर आर मैनी पाथ्स फॉर द, मोर देन वन पाथ, ये लिख देते हैं। देयर इज मोर देन वन पाथ फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज। तो देखते हैं कि कैसे कनेक्ट किया जाएगा इन दिस वे।
अच्छा ये वोल्टेज सोर्स है V, एज यूजुअल दिस इज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3, ठीक है। और आपको डायग्रामेटिकली नजर आ रहा होगा कि C1 C2 से छोटा है, C2 C3 से छोटा है, सबसे बड़ी कैपेसिटेंस C3 है। ओके, अब आप देख सकते हैं कि जब यहाँ से करंट सर्किट में फ्लो करेगी तो यहाँ पे मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल है कि नहीं? देयर आर सो मेनी पाथ्स, देयर आर 3 पाथ्स अवेलेबल इन द सर्किट। जब चार्जिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, सिमिलरली यहाँ पर भी पॉजिटिव नेगेटिव, फिर यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। चार्जिंग का प्रोसेस जारी है और आप देख सकते हैं कि ये जब फुली चार्ज हो जाएगा तो इसकी तरफ जाने वाली करंट स्टॉप हो जाएगी, लेकिन इसकी तरफ स्टिल करंट फ्लो करेगी। जब ये फुली चार्ज हो जाएगा तो इसकी तरफ तो जाने वाली करंट स्टॉप हो जाएगी, लेकिन स्टिल ये चार्ज हो रहा है कि नहीं? अब देखो ये अकेले कनेक्टेड होते हैं तो कम चार्ज स्टोर करते हैं। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में आए तो सारे फुली चार्ज हो गए कि नहीं? तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन में थे कम चार्ज स्टोर हो रहा था, पैरेलल कॉम्बिनेशन में आए तो ज्यादा चार्ज स्टोर हो रहा है, हर कोई अपनी कैपेसिटी के मुताबिक फुल हो गया। तो क्या यहाँ पे चार्ज सेम है सब पे? नो। तो पहली प्रॉपर्टी में फिर क्या सेम है? वोल्टेज सेम है। तो हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी में ये बात करेंगे, वोल्टेज सेम बताने के बाद। देखो वोल्टेज इज इक्वल टू Q बाई C, कैपेसिटर इक्वेशन के मुताबिक ऐसा है। अच्छा, जिस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कम है उस पर चार्ज भी कम स्टोर होगा, जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है उस पर चार्ज भी, तो द रेशियो विल रिमेन। इसीलिए इसके क्रॉस और इसके क्रॉस क्या सेम होगा? वोल्टेज सेम होगी। और किसके बराबर होगी? सोर्स वोल्टेज के। तो यहाँ पर V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3, ठीक है। डिवाइड क्या हुआ है? चार्ज। तो नेट चार्ज किसके बराबर होगा? Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हो गई इसकी कि यहाँ पे वोल्टेज सेम रहती है लेकिन चार्ज डिवाइड हो जाता है, ठीक है। चार्ज डिवाइड होने का मतलब ये नहीं है कि आधा चार्ज इधर चला गया और आधा चार्ज इधर चला गया, मतलब देयर आर मैनी पाथ्स फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है ना। अच्छा, कैपेसिटर इक्वेशन के मुताबिक यहाँ पे वैल्यू पुट करें, Q इज इक्वल टू CV, ठीक है जी। Q1 इज इक्वल टू C1 V1, और ये क्या होगा? ये CP इंटू V होगा, द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। आप C इक्विवेलेंट भी लिख सकते हैं, CP भी लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट करने के लिए जो सिंबल आप यूज करना चाहें कर सकते हैं, C2 C3 एंड V3। लेकिन V1 V2 V3 is equal to, so CP into V is equal to C1 into V plus C2 into V plus C3 into V. Common factor, so take it common, C1 plus C2 plus C3 into V. You will get V cancelled out with V, and CP is equal to C1 plus C2 plus C3. क्या पता चल रहा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस किसी भी इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से ज्यादा होगा, ठीक है। एज ए स्पेशल केस अगर आपको कहा जाए कि C1 C2 और C3 बराबर हैं तो CP किसके बराबर होगा? C plus C is equal to 3C। और अगर n नंबर हो, n नंबर ऑफ सेम कैपेसिटर्स के लिए रिजल्ट क्या आएगा? CP is equal to NC, बल्कि मैं लिखता होता हूँ CNP। CNP का मतलब है n नंबर ऑफ इक्वल कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया? CNP is equal to NC। Is it clear? अच्छा, अब इन फैक्ट्स को मैथमेटिकली भी वेरीफाई कर लेते हैं। अच्छा, इस पे आपको एक क्वेश्चन यूं भी आ सकता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं। एक ये है n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन पैरेलल, एक ये है n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन, इसको मैं CS का नाम दे देता हूँ। क्वेश्चन देखें आप, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटेंसेस for n number of capacitors connected in series with parallel, with its parallel combination. So A, B,
C, D. Is it C square? Is it C to power minus 2? Is it n square or n to power minus 2? C square. Let's check it out. बात हो रही है प्रोडक्ट की कि अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट किए गए और फिर पैरेलल में कनेक्ट किए गए और इनके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट लिया गया तो CS किसके बराबर है? C by N. और CP किसके बराबर है? NC. N and N कैंसिल आउट, यू गेट. अच्छा, अब अगर मैं पूछता कि इनकी रेशो क्या है? रेशो, दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है CS by CP. C by N divided by NC. C and C cancel, you get N to power minus 2. N square नहीं, N to power minus 2. ठीक है, दोनों एक ही टाइप के हैं. प्रोडक्ट लेंगे तो CS is equal to C by N into NC. N कैंसिल हो जाएगा तो C स्क्वायर आ जाएगा. और अगर रेशियो लेंगे CS by CP तो फिर N to power minus 2. लेकिन इसका भी ख्याल करेंगे CP by CS हुआ तो N स्क्वायर होगा प्लस 2 आ जाएगा. अच्छा, अब इन दोनों कॉम्बिनेशंस को मैथमेटिकली चेकआउट करते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज देखिए. ठीक है, कंसीडर कीजिए कि आपके पास एक कैपेसिटर है 4 माइक्रोफेराड का, दूसरा कैपेसिटर है 8 माइक्रोफेराड का और इनको एक कॉमन वोल्टेज सोर्स 200 वोल्ट के साथ कनेक्ट किया गया है. ठीक है, मेरा टारगेट ये है कि मैं फाइंड आउट करूं कि what is the equivalent capacitance in series combination and what is the equivalent capacitance in parallel combination. In each case, what is the charge stored Q1 and Q2 on each capacitor. In each case, अच्छा, मैं compare and contrast करूँगा दोनों concepts को. फिर what is the voltage drop in each case V1 and V2. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसके सीरीज कॉम्बिनेशन से. सीरीज में आ जाते हैं. अगर मैं इन दो कैपेसिटर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करूं तो इक्विवेलेंट का क्या फार्मूला होगा? 1 by CS is equal to 1 by plus 1 by. अच्छा, मैं इसको मैथमेटिकली अपने लिए हल कर लेता हूँ. LCM C1 C2 और ऊपर C2 प्लस, इसका मतलब CS किसके बराबर होगा? C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2. अब C1 कितना है? 4 माइक्रोफेराड प्लस प्रोडक्ट 8 माइक्रोफेराड और C1 प्लस C2 4 माइक्रोफेराड प्लस 8 माइक्रोफेराड. एक स्टूडेंट कैलकुलेटर रेडी रखिए. ठीक है, CS इज इक्वल टू 8 into 4 32 माइक्रोफेराड into माइक्रोफेराड और 12 माइक्रोफेराड. ये एक माइक्रोफेराड इसके साथ कैंसिल हो जाएगा. और अगर आप इसको सॉल्व करें 2.6 आता है, चेक करें. Yes sir. 2.66 माइक्रोफेराड. कैलकुलेटर पे आप लोग साथ साथ चेक करते रहें. ठीक है, ओके. द नेक्स्ट थिंग Q1 and सीरीज कॉम्बिनेशन की खासियत ये है कि तमाम कैपेसिटर्स के ऊपर चार्ज सेम है और उसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं? द नेट चार्ज इज इक्वल टू नेट कैपेसिटेंस इनटू नेट वोल्टेज, यानी टोटल कैपेसिटेंस टोटल वोल्टेज. टोटल चार्ज फाइंड कर रहे हो तो टोटल कैपेसिटेंस टोटल वोल्टेज. तो टोटल चार्ज इज इक्वल टू C नेट 2.6 माइक्रोफेराड एंड नेट 200. ठीक है, अगर मल्टीप्लाई करें 5.2 माइक्रो कूलम, बल्कि नहीं, इट इज 10 कट जाएगा तो ये कितना आ रहा है? 520 आ रहा है. 26 into 2 52 एंड 520 माइक्रो कूलम. ये ही चार्ज Q1 पर भी है और यही चार्ज Q2 पर भी है. अच्छा, वोल्टेज की तरफ आ जाए. V1 और V2. V1 is Q by C1 and V2 is Q by C2. V1 Q की वैल्यू 520 माइक्रो कूलम और C1 4 माइक्रोफेराड. माइक्रो और माइक्रो कट जाएंगे और इससे आ जाएगा 130 वोल्ट. मैं इसको सॉल्व किए बगैर बता सकता हूँ कि ये 70 वोल्ट होगा. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. मैंने टोटल कितना अप्लाई किया? 200 में से अगर 130 इसके पास है तो बाकी किसके पास होगा? समझ आई? ये शॉर्टकट ट्रिक हो गई आपकी. न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आप इन चीज़ों का सहारा ले सकते हैं, विदाउट कैलकुलेशन रिजल्ट दे सकते हैं. हैव फेथ इन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, देन यू कैन डू. ओके, द सेकंड थिंग, वेरीफाई करो.
अगर वैल्यूज पुट की जाए तो 520 माइक्रोकूलम और 8 माइक्रोफेराड। कौन सा कैपेसिटर बड़ा है? 8 वाला। कौन सा छोटा है? क्या बताया था? बड़े कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा। कितना है? 130। और छोटे के क्रॉस 70। समझ आ गई बात? ओके। अब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स देख लो, अच्छा वेरीफाई कर लिए गाइस। इसकी कैपेसिटेंस कितनी है? और इसकी कितनी है? और इनको सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट किया है 2.6। ठीक है, रिजल्ट इज 2.6। बताओ इक्विवेलेंट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से कम है कि नहीं? कहा था हमने। फिर हमने कहा था दोनों पर चार्ज सेम होगा। फिर हमने कहा था कि छोटे वोल्टेज डिवाइड होगी और छोटे कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा। अब इन चार्जेस को अगर आप वेरीफाई भी करना चाहते हैं ना कि Q1 और Q2 सेम है, तो देखो Q1 किसके बराबर होगा? V1 C1। Q2 किसके बराबर होगा? V2 C2। अब इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप अगर ज्यादा है तो इसकी कैपेसिटेंस देख लो कम है, द प्रोडक्ट विल रिमेन सेम। इसके क्रॉस अगर वोल्टेज ड्रॉप कम है तो इसकी कैपेसिटेंस, इन दोनों से रिजल्ट यही आएगा 520 माइक्रोकूलम। अब आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ओके, द लास्ट वन इज पैरेलल कॉम्बिनेशन। कैपेसिटर्स का पैरेलल कॉम्बिनेशन सबसे आसान है। अच्छा बताओ CP किसके बराबर है? तो 4 + 8 12 माइक्रोफैराड। ठीक है, फिर V1 = V2 = V। ये तो डायरेक्टली लिख दो। समझ आई? क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में उतनी ही वोल्टेज होगी जितनी के सोर्स के क्रॉस अफेयर होगी। अच्छा फिर Q1 C1 V1, वो तो V के बराबर है, तो C1 is 4 × 200 4 माइक्रोफैराड था, तो यहाँ पे रिजल्ट 800 माइक्रोकूलम। Q2 C2 × V which is 8 माइक्रोफैराड × 200 वोल्ट, it is 1600 माइक्रोकूलम। एक और फैक्ट रियलाइज करें, यहाँ पर देखो इक्विवेलेंट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंडिविजुअल कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस से ज्यादा है। वोल्टेज अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं तो V1 = Q1/C1 और V2 = Q2/C2। ये वैल्यूज पुट करें दोनों सूत्रों में रिजल्ट 200 वोल्ट ही आएगा, क्योंकि आपको Q1C1 और Q2C2 पता है। अच्छा ये देखें, वोल्टेज सेम रही है तो चार्ज डिवाइड हुआ है कि नहीं? और फिर एक और खूबसूरत बात यहाँ से पता ये चल रही है कि देखो इसकी कैपेसिटेंस 4 थी और इसकी कैपेसिटेंस, क्या इसके मुकाबले में इसकी कैपेसिटेंस डबल थी? देखो चार्ज के साथ क्या हुआ, वो भी डबल। समझ आ गई? थैंक यू वेरी मच फॉर